नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मोदी का ब्रह्मास्त्र में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। बेहद अहम है आज का दिन क्योंकि मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज आएगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। उम्मीद पूरे देश को है और उस उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। सुबह 11 बजे जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करना शुरू करेंगे तो उसके बाद एक एक करके तस्वीर साफ होगी कि किस सेक्टर को कितना दिया गया, क्या सबका समावेश किया गया है या फिर कोई सेक्टर रह गया है या किसी को बड़ी राहत दी गई है। इंतजार इसी को लेकर किया जा रहा है। तो मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज आएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार है जब आज बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी निर्मला सीतारमण। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था, ये रिकॉर्ड उनके नाम था। लेकिन आज 7वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी, यानी मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने को लेकर निर्मला सीतारमण। बेहद अहम है आज का ये दिन। पिछले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया है। सर्वे के मुताबिक 2024-25 में जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर 4.1% रहने का अनुमान है। वही मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज पेश होगा वित्त मंत्रालय में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद है। फिलहाल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक कर रही है वित्त मंत्री। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी वित्त मंत्रालय में मौजूद है और थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपेंगी। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्रालय में मौजूदगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, और इसके बाद यहां से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपेंगे और उसके बाद रुख करेंगे संसद का और सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे, यानी कि ठीक करीब 2 घंटे बाद बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ये प्रक्रिया रहती है, पहली कॉपी राष्ट्रपति को सौंपने की और उसी के तहत ही वित्त मंत्रालय से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण। और चलिए, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा इस पर चर्चा के लिए कि आखिर बजट से पहले उम्मीदें क्या कुछ है, हर एक सेक्टर को क्या जरूरी है, क्या सरकार दे सकती है। और इसी कड़ी में हम पैनल का रुख करें उससे पहले हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है, लेकिन जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आए, उद्योगों को लेकर आए तो ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इस सेक्टर को भी बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि हमें यार हमारे लिए सरकार कुछ करे, क्योंकि इसी सेक्टर से जुड़े कई और समस्याएं, बेरोजगारी को लेकर हम बात कर लें या दूसरी विकास की दूसरे पैरामीटर्स को लेकर बात कर लें। राजीव, आपके साथ भी कई मेहमान मौजूद हैं, जरा उनसे चर्चा कीजिए कि उम्मीद क्या कर रहे हैं आज के बजट से। देखिए, निश्चित रूप से श्वेता, वर्षों से चाहे स्टेट का बजट, सेंट्रल का बजट हो, हम कवर करते रहे। जनता तक फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले जनता के मन की बात, दिल की बात, जमीनी स्तर पर क्या आ रहा है तो बताते रहे हैं। बात चूंकि 2 बड़े विषय होते हैं, महंगाई, और आप देखिए कि इस वक्त जोधपुर का जो प्रसिद्ध घेवर इस वक्त हमारे हाथ में है। और देखिए पहले इसका भाव क्या था, आज भाव क्या बढ़ गया। देखिए, सारे सेक्टर एक साथ तय करते हैं। ये बीकानेर का जो भुजिया है, हालांकि लक्ष्मण राघव इस पर ज्यादा बात अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये भुजिया है, पहले क्या भाव था, अब क्या भाव है। तो कुल मिलाकर के महंगाई कैसे कंट्रोल हो, उसके साथ में रोजगार कैसे मिले, इन विषय पर बात करने के लिए इस वक्त अगर बात करें तो मारवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो अध्यक्ष है प्रसन्न चंद्र मेहता हमारे साथ है। प्रसन्न जी, कैसे देखते हैं, हर बार सोचते हैं महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम होने का नाम, इस बजट से क्या उम्मीद इस महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी चर्चा करें वो कम है, लेकिन मोदी सरकार का जो 3.0 बजट आने वाला है, इस विषय पर ज़्यादा फोकस होगा कि आम जनता को सुविधा मिले, क्योंकि उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी के तर्ज पर इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत मिलने वाली है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। जो आपने महंगाई की बात की, तो निश्चित रूप से महंगाई से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती है। तो मैं मानता हूँ इस बजट के अंदर सरकार ऐसे ठोस उपाय जरूर करेगी जिससे लोगों के चूल्हे तक महंगाई का भार कम हो।
बंडे साहब कैसे देखते हैं, आम व्यक्ति, आम युवा जो है वो रोजगार की तरफ देखता है, क्या आपको लगता है इस बजट में रोजगार पर फोकस होगा? बिल्कुल होना चाहिए साहब। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली रोजगार सुलभ वे में, रोजगार अच्छे वे में उपलब्ध होंगे साहब। और आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो फोरसाइटेड विजन होनी चाहिए सरकार की। आज एक जमाना था जब मतलब जो भी युवा इंजीनियर बन के निकलता था तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट की होती थी, जो पिछले 20-25 सालों में मेरी ख्याल से एबॉलिश हो चुकी है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम इट वाज द वेल ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट स्कीम, और उसके तहत काफ़ी इंडस्ट्रियां लगी है जिनको टोटली इंटरेस्ट एग्जम्पशन और दूसरी सुविधाएं मिलती थी। जैसे ही हम ग्रेजुएशन करके इंजीनियर बन के निकलते थे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम में, और उसके तहत प्लॉट भी अलॉट होता था रीजनेबल रेट में, और 5 साल के लिए उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। ऐसी अगर स्कीम आएगी तो डेफिनेटली लेकिन मेहता जी कैसे देखते हैं, छोटे व्यापारी काफी उम्मीदें रखते हैं, आपको लगता है कुछ मिलेगा छोटे व्यापारियों को? छोटे व्यापारियों को जब भी मिलेगा जब ये टैक्स, जीएसटी टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उनको थोड़ी सी रियायत दे टैक्सेज में, और इनकम टैक्स में भी थोड़ी छूट दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न भरने में विश्वास करें। बस ये तो आयकर में रिटर्न की बात करें, लेकिन एक बार फिर से शांतनु जी से बात करते हैं। शांतनु जी उस व्यवसाय से आते हैं जिससे आम जनता का सीधा जुड़ाव, आम जो मजदूर लोग हैं। शांतनु जी कैसे देखते हैं, चुन्ने बट्टे को लेकर के देखें तो आपको लगता है कि कुछ राहत दे सकती सरकार? इसमें माइंस एलोकेशन से के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा कि छोटे ब्लॉक्स बना के, और माइंस जैसे लाइमस्टोन की हो गई या जो भी हमारे मिनरल्स, राजस्थान बहुत ही मिनरल रिच स्टेट है, तो स्मॉल माइंस एलोकेशन करना चाहिए सरकार को, ये मेरा मानना है। नरेश जी, आप शहर में बरसों से रहते हैं, बनावट बसावट देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बीजेपी की हैं, आपको लगता है कि बजट ऐसा होगा जो सबको मन को भाएगा? डेफिनेटली अगली बजट पे इंफ्रा से लगा के रेलवे का तक विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस होगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और शहर का विकास भी होगा, पूरा प्रदेश का विकास भी होगा। धन्यवाद जी। यहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मिनिस्टर, 30 बार कैबिनेट मिनिस्टर बने, आपको क्या लगता है वो इस राजस्थान को कुछ स्पेशल तोहफा दिलवा पाएंगे? बिल्कुल, ये एलिवेटेड रोड के लिए जो इन्होंने प्रयास किए थे वो इस बजट में जरूरी उसमें ये घोषणाएं करवाएंगे, जिससे जोधपुर का विकास होगा और ये ट्रैफिक का जो तकलीफ है वो उसको होगी। जल शासन मंत्री थे उस समय भी उन्होंने बहुत जो काम किया था, और मेरे को उम्मीद है कि उनके काम खरे उतरेंगे। देखिए श्रोता, एक बड़ी बात ये भी कह सकते हैं कि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, और राजस्थान की जो संस्कृति पर्यटन है पूरी दुनिया के विश्व पटल पर छाई हुई है, तो माना जा सकता है कि कोई न कोई बेहतर सुझाव जो है वो बजट में प्रावधान करने के लिए हमारे जो यहाँ से लोकप्रिय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने दिया होगा। और देखिए जब बजट सामने आएगा, क्योंकि पर्यटन से राजस्व मिलता है, और हिंदुस्तान की अगर बात करें, चाहे केरल की बात कर लीजिए या और दूसरे राज्यों की, गोवा की बात, तो पर्यटन है, वो पर्यटन से जिस तरह से फायदा पूरे हिंदुस्तान को होता है, राजस्व का फायदा होता है, तो पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ग्वारगम की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, तो यहाँ के व्यापारियों को उम्मीद है, आम जनता को उम्मीद है, सबसे बड़ी उम्मीद उस जनता को है जिन्होंने भरोसा किया है। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, तो समझा जा सकता है कि उनके ऊपर भी जो जिम्मेदारी जनता के विश्वास की भी है, उनका विश्वास जिस तरह से वापस कायम रखना है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बजट केवल लोक लुभाव नहीं होगा बल्कि आम जनता के उपयोगी हो, और ऐसी ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दिया जाएगा। और एक दिन पहले जब कल निर्मला सीतारमण ने किसानों से संबंधित जो बातचीत कही है, अपने विश्वास जो व्यक्त किया, माना जा सकता है कि ये बजट जो है वो काफी उपयोगी जो है देश की जनता के लिए होगा। जी चलिए, बिल्कुल राजीव, क्योंकि उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है, और ऐसे में बजट को लेकर उम्मीद भी करना लाजमी है कि हर वर्ग इससे उम्मीद कर रहा है और करना भी चाहिए। मनीरी राजीव, आप हमारे साथ चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ नितिन सारस्वत है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नितिन आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राजेश कंदोई जी भी हमारे साथ है, टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं, और रामपाल धोलिया जी भी हमारे साथ हैं, किसान हैं। चलिए शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि सरकार का, केंद्र सरकार का बजट है, इस पर मैं आपसे सवाल लूं। अहम तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी यहां पर ले, देखिए बेहद अहम है क्योंकि एडवांस हो चुका है।
बजट भी पेपरलेस हो चुका है, लेकिन बेहद अहम और महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। सुबह ही वित्त मंत्रालय पहुंच चुके थे वित्त मंत्री, जहां पर अपने सहयोगियों के साथ, अपनी टीम के साथ उनकी मौजूदगी रही, उनके साथ चर्चा की, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस बजट को तैयार करने में। सुझाव तो लिए जाते हैं, लेकिन हर वर्ग को साथ लेकर चला जाए। और कहा भी ये जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास मंत्र पर ही आधारित है ये बजट। और गारंटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि हम वो चीजें शामिल करते हैं जो सिर्फ लोक लुभावन नहीं हो, जो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए ना हो, जिसे हम धरातल पर ला सके, जिसकी हम गारंटी दे सके। और आज का बजट भी कमोवेश ऐसा ही नजर आएगा, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर कहना है कि सबका साथ सबका विकास। अब सबका विकास तभी है जब आप सब हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हो, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में शामिल कर रहे हो। और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही, यही बात वित्त मंत्री के तरफ से भी कही गई, और उम्मीद भी यही की जा रही है आम जनता की तरफ से भी कि जो कहा जा रहा है वो पूरा किया जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे, वित्त मंत्रालय में मौजूदगी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। अब यहां से वित्त मंत्री रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो कॉपी देंगी बजट की, और इसके बाद सीधे पहुंचेंगी संसद, जहां 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री के तौर पर 7वीं बार निर्मला सीतारमण। तो ये बेहद अहम तस्वीर। तो लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन शैलेंद्र जी, आपको उस वक्त रोका था मैंने। सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के साथ इस बजट की बात की जा रही है। एक अहम सवाल ये उठता है कि मोदी 3.0 यानी कि तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का, और इसका पहला बजट। लेकिन पिछले 2 बार से इस बार की तस्वीर अलग थी। ऐसा कहा जा रहा था कि पहला बजट होता है तो वो कुछ कड़वे घूंट भी पीने पड़ सकते हैं, लेकिन राहत की बात यहां पर की जा रही है। कितनी उम्मीद इस बजट से आम जनता करे कि हाँ कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि आने वाले 5 साल भी है और 47 के विजन के तहत इसे देखा जा रहा है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि आज विश्व में भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और उसको IMF ने भी माना है। IMF के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं चोइनी जी, उन्होंने भी कहा था कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो स्टार परफॉर्मर है आज विश्व में। और आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले ही कि चाइना से 28 इंडस्ट्रीज भारत आने को तैयार हैं, और किस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं। आप देखिए हमने जो फोकस किया है, जो 4 वर्ग हमने डिसाइड किए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमको युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और किस तरह से भारत के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2023 का अगर बजट देखते हैं तो हमने 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय में खर्च करने की प्रावधान किए गए थे, और किस तरह से आपने देखा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, रेल लाइंस बिक रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, किस तरह से टनल्स बन रहे हैं। तो ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तभी उससे क्या है रोजगार भी जनरेट होता है, और आसपास के औद्योगिक जो छोटे MSME उद्योग हैं उनको भी व्यापार मिलता है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पिछली बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को डिपिक्ट करता था। तो इस बार भी आप देखेंगे कि एक आधारभूत ढांचा जो कि एक ना केवल रोजगार सृजन का माध्यम होता है, बल्कि उससे चहुमुखी विकास भी होता है। और आने वाला बजट आप देखिए नारी शक्ति का भी एक तरह से प्रतीक होगा, क्योंकि इसका अगर आप नमूना देखें तो जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें भी हमने कहा था कि जो हमारी 81 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, उसका भी हमने दायरा बढ़ाया है। उसको हम सर्विस सेक्टर में ले जा रहे हैं, IT सेक्टर में ले जा रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में ले जा रहे हैं। तो हम किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं, और आपने देखा युवाओं को किस तरह से युवाओं के रोजगार का सृजन हो सके, उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं पहले भी 10 साल में चला रखी हैं। मेड इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, आपने देखा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में किस जबरदस्त तेजी से बढ़ा है। 2014 से पहले 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हो चुके हैं, और किस तरह से वो न केवल स्वरोजगार जनरेट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। किस तरह से मेड इन इंडिया है, लोकल फॉर वोकल है, क्योंकि हमने हर क्षेत्र को, कि ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, उस पर सब पे ध्यान दिया गया, एक सर्वांगीण विकास की बात की है। और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो फेरिस्ट है। आप देखिए हमने अभी अंतरिम बजट में भी आपने देखा होगा किस तरह से जो हमारी चिरंजीवी, जो राजस्थान की योजना थी चिरंजीवी, जो अब आयुष्मान भारत योजना हो गई है, और जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना थी उसमें
11 करोड़ परिवार जो हैं वो सुरक्षा लिए हुए हैं, बीमा हेल्थ सुरक्षा उनको मिल रही है, और किस तरह से 60 करोड़ लोग उस चक्र में आते हैं। और हमने उसी का दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं भारत में, किसी भी वर्ग के हों, उन सबको हमने सुरक्षा देने का वादा किया है और उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत लिया गया। और आयुष्मान भारत योजना एक विश्व की बहुत बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना रही है, जिसमें 1 लाख करोड़ हमने इन्वेस्ट कर एक डेवलप यानी आप ये कह रहे कि जो योजनाएं चल रही है उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा और नई राहत भी दी जाएगी, वो इस बजट में नजर आ सकती है। जैसे आपको और एग्जांपल देता हूं, 4 करोड़ मकान बन गए थे, हम 3 करोड़ और पक्के कर देने की बात करते हैं। हमने 1 करोड़ लखपति दीदियां बना दी थी, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की करते हैं। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, IT का क्षेत्र हो। तो आप देखिए तमाम जो ये बजट आने वाला है सर्वांगीण विकास का बजट है, देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए आप देखिए बहुत अच्छा बजट आएगा। चलिए ठीक है कि हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए अच्छा बजट होगा। लेकिन नितिन सारस्वत, विपक्ष कैसे, क्योंकि विपक्ष लगातार कोई ना कोई मुद्दा लेकर आ रहा है, लगातार मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। आप बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं, विपक्ष क्या उम्मीद कर रहा है इस बजट से कि वाकई में इसे लेकर राहत मिल जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि किसी भी मुद्दे को उठाकर और उस मुद्दे को उछालने से बेहतर है कि जब सबके साथ सबके विकास की बात आए तो उसमें सबको साथ आना चाहिए। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि हमारे देश, भारत देश हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा है। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से निराशावादी नहीं हूँ और लगातार चाहे कितना भी है आज देश के हालात हो, लेकिन एक आशा हमेशा विपक्ष को रहती है। और हमारी भूमिका है कि सरकार जिस जगह फेलियर हो रही है और जो जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान दे, जो वल्नरेबल, चाहे वो सेक्टर हो चाहे वल्नरेबल ग्रुप हो, उनके लिए काम करे। आज जब बजट आ रहा है तो उससे पहले हमें देश की स्थिति को सही आकलन करना जरूरी है और उसके अनुसार हमें देखना जरूरी है कि क्या उस सेक्टर के लिए जितना रिक्वायरमेंट था वो अलर्ट हुआ या नहीं हुआ। कौन से सेक्टर? आज मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो IMF की बात करी मेरे साथी ने, IMF ने साथ में एक चीज और कही थी जो वो बताना भूल गए कि हमारा देश आज जो डेब्ट बढ़ रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग स्टेट है। आज 83%, जब हम राजस्थान में बात करते हैं जो 34 से 37% के बीच डेब्ट GDP रेशियो रहता है, आज वो देश में 83 है। ये लगातार 99 बढ़ा कि 240 बढ़ा ये तो पूछ लेते हैं, पर ये बताना भूल जाते हैं कि 83% बढ़ा कि 37% बढ़ा। आज ये चाइना की बात करते हैं, चाइना के साथ हमारा जो इंपोर्ट है वो $100 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गया। और 35%, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 35% आइटम ऐसे हैं जो जिसने भारत को डंपिंग यार्ड बना दिया है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? MSME सेक्टर को, जो देश के रोजगार में 30% योगदान देता है। वो टेक्नोलॉजिकल भी अपडेट नहीं हो पाया, वो फाइनेंशियल भी अपडेट नहीं हुआ, और उसने बेरोजगार युवाओं को इतना बेरोजगार किया और इनफॉर्मल सेक्टर पे उसने इतना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ा है कि CMI की रिपोर्ट है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी, मेरे आंकड़े नहीं है सरकार के आंकड़े, 9.2% है। मतलब 70 साल की सबसे ज्यादा, जो 30 जून 2023 को 6.6% बता रहे थे। उसके बाद में खुद इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अगर देश को सही रास्ते पे लाना है तो हर साल 80 लाख नौकरी चाहिए, वो 20 सालों तक चाहिए। आपने क्या पहले कोई रोड मैप दिखाया? नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, नई शुरुआत है। आप क्या अब दिखाएंगे? वो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो आप कभी 25% हुआ करती थी, आप लगातार बातें कर रहे हैं, आज भी 17% पे। आप अभी उसको पुरानी वाली सिचुएशन पे नहीं ले पाए। आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2016 से आप देखेंगे अगर हर साल का आंकड़ा, तो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक वो 3.5% जो हिंदू ग्रोथ रेट कहा था उस लेवल पे आ गई। फिर कोरोना में वो गिर गया। अब आप मान लीजिए पहले 200 रुपए कमाते थे, उसके बाद आप 100 रुपए आ गए। अब वो 100 रुपए के कंपैरिजन में जब आप अगले वर्ष आएंगे तो हमेशा आपको बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगी, लेकिन एक्चुअली वो 200 रुपए वाला आंकड़ा भी आप अभी नहीं छू रहे। तो आपको एक तो रियलिटी का एहसास होना चाहिए। आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आयुष्मान योजना आपने कितना परसेंट हुआ? 11 करोड़ भी अगर मैं आपके आंकड़े सच मान लेता हूं। राजस्थान में चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए का दे रही है आपको, और उसमें 90% लोग कवर है। तो कौन सी बीमा योजना ज्यादा अच्छी है? आपको सोचना पड़ेगा। AI, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाए, AI हो गया, साइबर क्राइम हो गए, आप उसके लिए आज हमारा देश उसके अंदर पीछे छूट रहा है, जबकि AI आने वाली शताब्दी में सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमने उसके लिए अभी तक हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार नहीं है, उसमें रिसर्च के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमने बातें जरूर की कि AI के लिए मिशन बनाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी के मिशन बनाएंगे, हमने वहां कुछ नहीं किया। महंगाई जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, खाद्य महंगाई आज 10% है, अनाज 11, सब्जी 15, मसाले 19। खुद इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि जो लैंड होल्डिंग है किसान की, मार्जिनल किसान है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 70% किसान मार्जिनल फार्मर है। एक बस और
और इस साल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 1.4% है, क्योंकि अल्नीनो का प्रभाव है। तो अब जब अल्नीनो का प्रभाव है और जब कोरोना के टाइम में इन किसानों ने हमारी इकोनॉमी को बचाया है, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। अब ये टाइम है जब उनके इस समय मानसून का संकट है, तो क्या हम उनको सच में सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि 1 लाख किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, लागत बढ़ रही है, लेकिन हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। 16 लाख करोड़ रुपए हमने पूंजीपतियों के तो माफ कर दिए, लेकिन उन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। लेकिन किसान तो सरकार की प्रायोरिटी में, वो बोले सबसे टॉप पर है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है किसान के कर्ज माफ करने के, जबकि आरबीआई से उन्होंने 2.11 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश लिया है। क्या आप उसमें से किसान का जो 60% हमारा आज किसान कृषि प्रधान देश है, 60% जनसंख्या उस पर निर्भर है और 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उस पर निर्भर है, तो क्या आप उस किसान के लिए उस 2.11 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी उस किसान के लिए आपके पास मौजूद नहीं है? तो हमें दिक्कत क्या है? हमारा माइग्रेशन बढ़ रहा है, एक सबसे बड़ी चैलेंज है। 2.3 बिलियन पीपल जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे जो हमने एजुकेशन में उन्हें इन्वेस्ट किया, वो यहाँ देश को छोड़ के जा रहे हैं। हम अगर अच्छी बातें अगर हम उनको छुपाने का प्रयास करेंगे, तो ये देश के लिए के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है नितिन, आपने जो कहा उसका जवाब मैं लूंगी शैलेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने किसान का जिक्र किया है और हमारे साथ सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, किसान की बात हो रही है यहाँ पर, क्या वाकई में सरकार किसान को सपोर्ट नहीं करेगी? क्योंकि किसान उनकी प्रायोरिटी में है, किसान के लिए। और एमएसपी का मुद्दा जो सबसे बड़ा है, आप लोग क्या इस बजट से भी वही उम्मीद करते हैं कि इसे लेकर ही हो या फिर कुछ और भी है? हमारी मांग लंबे टाइम से रही है कि सरकार किसानों को इंश्योर करे कि हम एमएसपी दे रहे हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट रही हो या मोदी की पिछली गवर्नमेंट रही हो, और आगे भी हम उम्मीद करें कि सरकार इंश्योर करे किसानों को, हम आपको एमएसपी देंगे। नहीं तो खेती में आज बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। किसान आज ही देखो राजस्थान के अंदर, पूरे पश्चिम राजस्थान के अंदर बारिश बहुत कम है, किसानों ने अभी तक खेती नहीं की है। तो सरकार एक तरफ से इंश्योर्ड करे, एक तरफ तो आप फसल बीमा देकर के इंश्योर्ड करें पूर्णतः, और दूसरी तरफ जब आपकी फसल पक जाती है उसका भाव तय करें। इसलिए हमारी लगातार मांग रही है कि किसी भी हाल में किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी। तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अगर शायद एमएसपी दे पाए, अगर नहीं दे पाए तो फिर भी हमारा जो मेन मुख्य मांग थी वो सरकार पूर्ण नहीं कर पाएगी। और दूसरी मांग थी किसानों की, जैसे किसानों से जुड़े हुए छोटे, उन्होंने बताया कि लघु उद्यमी के लिए सरकार ने सिर्फ आंकड़े पेश किए, और सरकार ने जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो भी बात कही है, चाहे उसमें सब्सिडी की बात हो, चाहे ऋण की बात हो, वो उन्हीं को मिले जो पहले से चल रहे हैं। नए स्मॉल इंडस्ट्री मेरे हिसाब से कहीं डेवलप नहीं हुए। अच्छा, अभी तक जो किसान के लिए सरकार कर रही है उसका तो स्वागत करेंगे आप, किसान निधि हो नहीं या दूसरे किसान निधि का स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये एक कोई मेरे हिसाब से 2000 रुपए देके आप किसान को कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये कोई किसी तरह का बड़ा सम्मान नहीं है। आप किसान को दे रहे, दूसरी बड़ी योजना उसका हम बहुत ज्यादा स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन उसमें भी सरकार ने इम्प्लीमेशन को लेकर के बहुत सारी कमियां हैं। सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मनरेगा के बाद में सबसे बड़ी लार्जेस्ट योजना है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उस पर सरकार सिर्फ केंद्र सरकार स्टेट पे छोड़ देती है कि हमारा काम सब्सिडी देने का, इम्प्लीमेशन स्टेट गवर्नमेंट करे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कभी बार, जब पिछली यहाँ राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो भी वो भी सेंट्रल पे छोड़ देती थी कि इम्प्लीमेशन का काम हमारा नहीं थे। तो दोनों में समझ की कमी है और डेटा एनालिसिस की बहुत ज्यादा कमी है। भारत सरकार द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर के अभी पोर्टल बने हैं, कई बार देखते हम उस पोर्टल के अंदर भी कमियां आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कमियां, जिसमें किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होता, लेकिन उसके लिए कोई जिम्मेदार लोग नहीं है। तो हमारी मुख्य मांग है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो वर्षों से चले आ रहा है इंश्योर्ड अमाउंट, उसका वापस डेटा एनालिसिस करके इंश्योर्ड अमाउंट बढ़ाया जाए, और उस इंश्योरिटी के तहत आप इम्प्लीमेशन के लिए एक बहुत अच्छी बॉडी खड़ी करें, ताकि किसानों को इंश्योर्ड हो कि हम जो फसल लगा रहे हैं उसके लिए हम 100% श्योर है, अगर हमारी फसल खराब हो जाती है तो हमें क्लेम मिल जाएगा। और जब फसल पक गई अच्छी तरह तो हमें किसानों को क्लेम नहीं चाहिए किसी तरह का, लेकिन हमें उसमें अच्छा भाव चाहिए, एमएसपी चाहिए। जिस दोनों मुद्दे पे सरकार अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया। जो योजना लेकर आई है, ये दो है, इस पर अगर काम किया जाए तो किसान को बड़ी राहत हो सकती है, बड़ी राहत मिलेगी, कुछ और आप देखो, बड़ी राहत मिलती है। अगर इन दोनों मुद्दों पर किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो उनका स्वागत योग्य रहेगा। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, ये भी अहम पॉइंट है, इस पर भी बात करेंगे आपसे। राजेश कंदोई जी, एक्सपर्ट टैक्सेशन। राजेश जी, टैक्स बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि पीएम मोदी मानते हैं कि जो मिडिल क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा अहम है, और उसके लिए अहमियत टैक्स रखता है। अगर टैक्स में राहत मिलती है तो उसके लिए बड़ी राहत है, और माना यही जा रहा है कि इस बार इस दायरे को बढ़ा दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस बार टैक्स के जो लिमिट है, इनकम टैक्स में जो मिनिमम बेसिक छूट है, जो अभी भी 10 सालों से 2.5 लाख 3 लाख रुपए चल रही है, तो इस बार सरकार
उसे बढ़ा करके शायद 5 लाख रुपए तक कर देवे, जिससे हर एक आम करदाता को, एक मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन हमें बजट को देखने का नजरिया अपना बदलना होगा जी। मैं भी मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट सरकार 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देती है और मेरे 12,500 रुपए बच जाते हैं, तो ये बजट अच्छा है। और ये नहीं होता है तो ये बजट बुरा है, क्योंकि बजट देश के लिए अच्छा होना चाहिए। खाली एक लेकिन आज के टाइम पे ये नॉर्मल इंसान कहाँ सोचेगा राजेश जी? वो तो ये सोचेगा कि उसको राहत मिली तो बजट अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं है तो बजट, ये जो नजरिया है, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल हाँ। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि बजट में सरकार टैक्स है तो पैसा कलेक्ट कर रही है, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च कर रही है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सड़क बन रही है, रेल बन रही है, अगर यातायात के साधन बन रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं का आधारभूत विकास हो रहा है, तो उसका फायदा भी मिडिल क्लास को ही मिल रहा है। आज अगर 2014 के पहले कितने एम्स थे और आज कितने एम्स आ गए, और उनमें जो इलाज की सुविधाएं मिल रही है वो भी मिडिल क्लास को मिल रही है, वो भी मुझे ही मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, आधारभूत ढांचा जो देश का 10 सालों में विकसित हुआ है, वो टैक्स के पैसे से ही विकसित हुआ है। तो इनकम जो गवर्नमेंट को चाहिए 30 लाख करोड़ का उनका टारगेट है इनकम का, 47 लाख करोड़ का उनको खर्चा करना है। तो महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इस सरकार ने हमेशा अपने बजट को सुधारते हुए और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया है। जब अंतरिम बजट दिया था उसमें भी उन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसमें अधिकतर आधारभूत संरचना के विकास में किया हुआ है। जैसे हम आज देश की जो सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जब देश में निवेश आएगा। निवेश आने के लिए आधारभूत ढांचा चाहिए, सड़कें, रेल, ये इंडस्ट्रीज के लोग नहीं बनाएंगे, ये सरकारों को बनाना पड़ेगा। तब इंडस्ट्रीज लगाने के लिए निवेश आएंगे तो अपने आप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि सरकार ने वादा किया था 80 लाख नौकरियां देने का हर साल। अगर सरकार 80 लाख नौकरी देती है तो ये देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। 80 लाख रोजगार दिए जा सकते हैं। तो आप अपन रोजगार और नौकरी को दोनों को नहीं मानते हुए समझना होगा कि रोजगार के अवसर कैसे विकसित हों। अभी जब ये स्टेट डेट की बात करते हैं कि राज्य का ऋण इतना हो गया, सरकारों का ऋण इतना हो गया, तो मैं एक उदाहरण बताता हूं कि 2022-23 का कर्नाटक का जो बजट था वो 17,000 करोड़ रुपए प्लस में था, और 23-24 का जो उन्होंने बजट दिया वो 27,000 करोड़ रुपया माइनस का बजट दिया, खटाखट स्कीम क्या थी। तो सरकारें अगर प्लस में चल रही है, अगर राज्य डेफिसिट में नहीं है, राजस्व प्लस में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री बीज हम बांट दें। फ्री बीज की भी जरूरत है। बहुत सारे गरीबों को अभी फ्री में, मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। सरकार को जो योजनाएं बनानी है जिनसे हमारी कैपेसिटी डेवलप हो। मुझे लगता है जैसे PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो इसी तरह से आज ELI लाने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, कि वो इंडस्ट्रीज जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है उनको इंसेंटिव मिलना हो। ठीक है, इनकम टैक्स के लिहाज से अपन बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़नी चाहिए। सैलरीड क्लास के लोगों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है 50,000 रुपए बहुत वर्षों से, उसे भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए करना चाहिए। हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो एग्जम्पशन मिल रही है, जो डिडक्शंस मिल रही है, उन्हें भी और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। जो न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम, हाउसिंग लोन को लेकर इसलिए भी क्योंकि एक ये बड़ा सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है कि हर व्यक्ति को घर मिल सके, हर व्यक्ति को सर के ऊपर छत मिल सके, और इसके लिए कोशिश है कि राहत दी जा रही है, और इसलिए इस पे और क्या हो सकता है ये उम्मीद जरूर की जा रही है। राजेश जी बिल्कुल चर्चा आगे भी जारी करेंगे, क्योंकि बेहद अहम पॉइंट्स है जो आपने भी उठाए हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लगातार हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं क्योंकि बजट आने वाला है, और बजट पेश होने से पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा हर एक सेक्टर को लेकर। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त बनीचंद जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं अराठिया से। बनीचंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग सेक्टर पर, हमने बात भी की क्योंकि आप अभी जुड़ रहे हैं। किसान की बात की जा रही है, किसान को राहत मिले, लेकिन बहुत चीजें निर्भर करती है कि किसान जो कृषि के लिए यंत्र इस्तेमाल करता है, जो वो भी बहुत अहमियत रखता है। अब आपको क्या लगता है इस बजट में क्या होना चाहिए? क्योंकि राज्य से भी बहुत उम्मीदें थी, जब राज्य का बजट आया था हमारी बात भी हुई थी, लेकिन बहुत ऐसी चीजें होती जो केंद्र के हाथ में है इस सेक्टर को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए। क्या दिक्कतें अभी आती हैं और क्या लगता है आपको राहत होनी चाहिए? सिंचाई के लिए जो उपकरण लगते हैं, एक फसल के लिए सिंचाई पानी नितांत आवश्यक है। अब इसके लिए जो उपकरण लगते हैं, सबमर्सिबल पंप, वाटर पंपिंग सेट, स्प्रिंकलर,
पैनल और उसके पार्ट्स, वायर और केबल, इन पे पहले वेट में कहीं 5% टैक्स था, कहीं पे टैक्स था किसी राज्य में 4%, किसी राज्य में फ्री था। जब से यहाँ पे जीएसटी लागू हुई है, इस पे टैक्स इन्होंने पहले 12% करा था, फिर नेक्स्ट बजट में उसको 12 से हटा के 18% पे कर दिया। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि आप किसानों की आय दुगुनी तो करना चाह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, अच्छी बात लगती भी अच्छी है, परंतु जब एक टैक्स की सीमा है 4% से आप 18% कर देंगे तो किसानों की आय किस तरह से बढ़ेगी, ये तो थोड़ा समझा दो हमें। तो एक किसान 5 HP से लेके 50 HP तक के सबमर्सिबल पंप लगते हैं, इसकी कीमत होती है 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। जब एक किसान 3,000 से लेके 15,000 रुपए तक टैक्स ही जमा करा देगा तो उसके बाद बचेगा क्या? तो मेरा कहने का अर्थ ये है, हम ये उम्मीद लगा के तो जरूर बैठे हैं, इस बजट में तो वित्त मंत्री सीतारमन कुछ ना कुछ किसानों को रियायत देगी, क्योंकि पिछले 10 साल से हम ये मांग बार बार दोहरा रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार है कि इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है वो तो वो जाने, परंतु इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि सीतारमन इस बजट में इस पे टैक्स वापस 5% करना चाहिए। इसके पैनल पे भी टैक्स 5 ही होना चाहिए। इसमें लगने वाला वाइंडिंग वायर है, जो एक सबमर्सिबल पंप, वाटर पंप कोई जल जाता है तो वाइंडिंग वायर के लिए जिसकी कीमत 900 रुपये किलो है, और पर डे इंडिया के अंदर सिर्फ दिल्ली में 1000 टन कॉपर रोज लगता है। जब इतना कंजप्शन है इसकी इलेक्ट्रिक के लिए तो नितांत आवश्यक है। ये मैग्नेट का जब जीएसटी आया और जब ये था कि किस चीज में कितना % लगेगा, 5, 12, 18, उसके बाद से विरोध भी हुआ था कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स उसे रिवाइज भी किया गया था। तो क्या ये मुद्दा पहले कभी रखा नहीं गया? क्योंकि पहले भी मुझे याद है कि इस पर चर्चा पहले रखा गया था, ये मुद्दा हमने 10 साल से रख रहे हैं। हाँ। और टैक्स एडवाइजरी कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ राजस्थान में, राजस्थान गवर्नमेंट ने रखा, उसमें भी बार बार उठाया। हमने कहा टैक्स काउंसिल के अंदर आप जाके ये बात उठाते क्यों नहीं हो, पुरजोर शब्दों में उठाओ, और आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि यहाँ का कोई प्रतिनिधि चले तो हम चलने को भी तैयार हैं आपके साथ, परंतु हमें अलाउ तो करो कम से कम। ये बात केंद्र सरकार पहले तो स्पष्ट बहुमत। रामपाल जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं ये कह रहा था, सरकार की एक नीति समझ में नहीं आ रही। सरकार एक तरफ कह रही है हम किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रहे हैं, मैं इसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी तरफ सरकार उसी सब्सिडी दी हुई यंत्रों पर जीएसटी ले रहा है। तो हमारी मांग है, आप एक तरफ तो किसानों को कह रहे हो हम सब्सिडी देके आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी सब्सिडी से लिया हुआ उसी पे आप टैक्स वसूल रहे हो। तो हमारी मांग है जो सब्सिडी से लिए हुए यंत्र है वो टैक्स फ्री किया जाए। ये बड़ी बात है, इसमें किसानों को निश्चित तौर पर अगर किसान भाइयों की कोई बात है और कहीं उनको कोई समस्या आ रही है और उस समस्या का निदान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सोचा होगा और आने वाले समय में आपको दिखेगा। लेकिन मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर पिछले 10 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2014 से पहले कृषि बजट 22,000 करोड़ हुआ करता था, आज 1.25 लाख करोड़ कृषि बजट हो गया, 5 गुना वृद्धि हुई है। और जो भाई मेरे एमएसपी की बात कर रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं 2014 में एमएसपी क्या थी और आज क्या है? मैं आपको आंकड़ों समेत बता सकता हूं, ये मेरे पास आंकड़े। 2014 में एमएसपी गेहूं की 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, आज वो हो गई है 2275, और अभी राज्य सरकार ने उस पर 125 रुपए बढ़ाया है तो वो हो गया 2400 रुपए। चावल 1310 था 2014 में, आज वो हो गया 2175, और अभी अंतरिम बजट में 125 रुपए बढ़ाया है तो 2300 रुपए प्रति क्विंटल आपका चावल हो गया। बाजरा 1200 था 2500 हो गया, सरसों 3000 थी 5650 से, जौ 1100 थी 1850 से, चना 2950। आप 10 साल पहले और बाद का आज का आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि कैसे तरक्की हो रही है। आज बात तो करती है कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी बड़ी, आप बता दीजिए क्या ये 1.5 गुना से 2 गुना के बीच में वृद्धि नहीं है? लेकिन शैलेंद्र जी महंगाई भी तो बढ़ी है, महंगाई भी तो बढ़ी है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भूल जाते हैं अपने यूपीए का शासनकाल, तो भूल जाते हैं कि 10 साल हमने किस तरह से देश की जनता को लूटा, भ्रष्टाचार किया और क्या इन्फ्लेशन रेट थी। आपको भी सबको पता है 2009 से लेके 13 तक
9% से लेके 11.9% तक इन्फ्लेशन रेट थी। किस मुंह से बात करेंगे? और आज जब भारत में 100 साल में इतनी बड़ी महामारी आई कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, वो धराशायी हो गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को धराशायी नहीं होने दिया। ये कुशल प्रबंधन होता है। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। 2014 से पहले आपको शिक्षा बजट क्या था आपका? बताइए, पूछना चाहता हूं क्या था शिक्षा बजट, और आज क्या हमने 2024 में क्या दिया? डबल शिक्षा बजट दिया। पहले 2.4 करोड़ लाख करोड़ था, हमने 4.4 लाख करोड़ कर दिया। आप बताइए, शिक्षा बजट दुगना किया। आज रक्षा सौदा अगर आप देखेंगे, रक्षा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, उत्पादन कर दिया हमने, घरेलू उत्पादन। यही है आत्मनिर्भर भारत। जो महात्मा गांधी जी की सोच थी, जो अंबेडकर जी की सोच थी कि भारत में ही हमारे रक्षा उत्पादन बने, वो हमने बना के दिखाया है। और आज ये बात करते हैं फॉरेन रिजर्व्स, आप बताइए 650 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व है। आप बताइए आपके समय में 2013-14 में आयात नहीं, निर्यात कितना होता था? निर्यात होता था 420 अरब डॉलर, आज निर्यात होता है 840 अरब डॉलर। जबरदस्त उछाल हुआ है। पहले अर्थव्यवस्था थी 10वें नंबर पर, हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गए। और आने वाले टाइम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 3री सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट नहीं हो गया, यहां बैठ के बातें करना, ये करना, काम करके दिखाया। इसीलिए काम करके दिखाया एनडीए की सरकार ने, तभी आप देखिए जो हमारी जनता है उनका विश्वास हुआ है। और विश्वास, जो उनकी अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उन पर हम खरा उतरे। इसीलिए उन्होंने आज 3री बार लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, अभी और भी है, रोजगार की बात। बिल्कुल वापस आएंगे ना, एक बार जवाब भी लेते आते हैं ना। जवाब भी लेते आते हैं। आईना दिखा रहा हूं मैं, इनको आईना दिखा रहा हूं, आंकड़ा बता रहा हूं। आंकड़ा तो सुन लें, अब आंकड़ा सुन लें। रोजगार की बात ये करते थे, एनएसओ की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें यह है कि पिछले 5 साल में 2017 से लेके 22 तक 14.5 करोड़ लोगों ने ईएसआई और पीएफ में रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ उनको रोजगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, उसी से कट रहा है। ये बात करेंगे। हमने आज भारत को किस तरह से अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल लेवल पर कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, ठीक है शैलेंद्र जी, क्योंकि कुछ किया नहीं है, ये नहीं, जो किया है वो नजर भी आता है, बदलाव नजर आता है, विकास को लेकर। लेकिन जो टाइम में जैसे अब किसानों के लिए सहकारिता की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स हो, पशुपालन वर्ग हो, कृषि वर्ग, सहकारिता के माध्यम से किस तरह से हम उसको सुदृढ़ कर सकें, इस पर भी पूरा काम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप देखेंगे, ना केवल किसान, युवा, गरीब, देखिए बहुत सारी चीजें 10 साल की अगर बात कर रहे हैं नितिन, तो बताया शैलेंद्र जी ने कि क्या किया गया और आने वाले वक्त में क्या क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, ये इन्होंने बताया। वापस आ रहे शैलेंद्र जी वापस आ रहे हैं। एक जवाब और दे दूं, ये कह रहे थे डेप्थ रेशियो 2000 यूपीए की सरकार थी, 2004 से 14 तक कितना डेप्थ रेशियो था? बताएंगे? बताओ कितना डेप्थ रेशियो था, बताओ ना। बात करते हो आप, देश का कुल जीडीपी का 81% खर्च था, आपके समय में कितना था बताओ? 2005 से 6 मैं बताऊं, डेप्थ रेशियो था 81%, और आज भी 22 और 23 में 81% है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है कर्जे का। जो सॉवरन रेट थी रिस्क की, वो बहुत सीमित है। और ये जो टैक्स के बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट, ये बता सकते हैं कि यूपीए की सरकार में जो कर्ज था और ठीक है, इस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन एक रिएक्शन नितिन बराबर है। तो नॉलेज है नहीं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है नितिन जी, इसका जवाब ले, लेकिन उससे पहले ये बेहद अहम तस्वीर है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बजट की कॉपी दी, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने मुलाकात की राष्ट्रपति से, और अब राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वहां से रवाना भी हुई है। लेकिन बेहद अहम तस्वीर वित्त मंत्रालय से जब राष्ट्रपति भवन जा रही थी, ये उस वक्त की तस्वीर है, और इसके बाद की अहम तस्वीर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नितिन जवाब। देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे और ये आंकड़े केवल किताबी हैं। ये आपने बहुत अच्छी बातें कह दी, इतनी सारी बातें कह दी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आज ग्राउंड पे क्या स्थिति है ये बिल्कुल उलट है। आप कितने बड़े बड़े झूठे आंकड़े। सबसे बड़ी बात तो इस सरकार के लिए जो सुनिए, एक बार आप रुकिए ना। देखिए, जब आपकी बातों में दम नहीं होता ना, जब आपके दम नहीं होता है, सरकार के 10 साल के क्या आंकड़े हैं और एनडीए सरकार के 10 साल के क्या आंकड़े, इस पर बात करो। ऐसे लुभावने और लच्छेदार बातें नहीं चलेंगी। अगर आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो तो आपके समय में हम कितने नंबर पर थे?
अर्थव्यवस्था में कितने नंबर पर थे? 2013। एक बार चुप रहिए, मैं आपको यहाँ पे मैं आपका एग्जाम देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जनता की बात रखने आया हूँ। जनता एग्जाम मानती है, जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ता है। कभी आपको नकार दिया राहुल गांधी जी को, भारत की जनता ने तीसरी बार नकार दिया। आज 2-2 बैसाखियां लेके जो आप सरकार में खड़े हो ना, फिर भी आपको अकल नहीं आ रही है, आपके अहंकार का परिणाम है। इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करोगे। नहीं, देखिए नितिन जी सवाल का जवाब देते हैं। हम इसमें तो बहस कर नहीं पा रहे हो, आप अपने आंकड़े दे नहीं पा रहे हो। आपके समय में, यूपीए के समय में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? नितिन सारस्वत, शैलेंद्र जी ने अपनी बात बताई कि हमने 10 साल में क्या किया और आगे क्या कर रहे हैं। आप बताइए क्या नहीं किया इन्होंने, क्या नहीं किया, क्या है नेगेटिव, आप पॉइंट बता दो। आंकड़ों और तथ्यों के साथ बात करें। शैलेंद्र जी 2 मिनट, 1 मिनट उनको दे देते हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं, आपसे फिर रिएक्शन लेंगे। ठीक है नितिन जी ठीक है। मुद्दे पे 1 मिनट शैलेंद्र जी 1 मिनट बात करी यूपीए की सरकार में। मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, एक पॉइंट सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। जहां यूपीए की सरकार में गेहूं की एमएसपी 119% बढ़ी, धान की एमएसपी 134% बढ़ी, वहीं मोदी सरकार में केवल 47% और 50% बढ़ी है। 1 लाख किसान आत्महत्या कर गए। किसान बैठे हमारे साथ, वो बता रहे हमसे भी जवाब ले। 2000 रुपए ये बताओ ना, 2000 देने वाले। सुनिए, आप दोनों यहाँ बैठ के किसान की बात कर रहे, तो किसान भी कुछ बोलना चाह रहे, सुन लीजिए। 2014 में उन्होंने बताया इतने रुपए में धान बिक रहा था, इतने रुपए हमने कर दिए। तो सर आप 50 किलो का बैग था डीएपी खाद का, 500 रुपए से आप 1500 रुपए लेके आ गए और 50 किलो का आप 5 किलो खा गए। वो भी चीजें कहाँ गई, वो भी जनता के सामने क्लियर हो सर, वो भी चीज क्लियर हो। वो 267 में आप देखिए, दूसरा जितने भी और आसपास के देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, आप देखिए वहां खाद यूरिया का जो डीएपी का बैग हो 2200-2500 रुपए तक बिक रहा है, लेकिन हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो चर्चा हम कर रहे हैं बजट को लेकर। इससे पहले तस्वीर आपको दिखाएं कि संसद भवन पहुंच चुके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बेहद अहम है आज का बजट इसलिए भी क्योंकि मोदी 3.0 का ये पहला बजट है और ऐसे में कई तरह की बातें की जा रही है, राहत को लेकर भी, आगामी चुनाव के मद्देनजर भी, या फिर इस बार जो परिणाम आए हैं उस लिहाज से देखा जाए तो लोक लुभावन भी बजट हो सकता है, बहुत कुछ देने की कोशिश भी हो सकती है। इन सब के इतर क्या हलचल संसद भवन में नजर आ रही है? फिलहाल आपको बता दें कि सफेद साड़ी जैसे बोलते हैं ऑफ वाइट, उसमें पहुंची हैं निर्मला सीतारमण संसद भवन। और संसद भवन में अब ये फोटो अपॉर्चुनिटी, जब वो संसद भवन में बजट टैबलेट को लेकर, जो लाल कपड़े में बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है लिपटा हुआ, जिसको बई खाता कहा जाता था, उसमें अपने जितने भी साथी हैं यानी एमओएस और इनके साथ साथ सेक्रेटरीज के साथ एंटर हो रही हैं। अब 10:15 बजे यानी कि 15 मिनट बाद कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें एक आ जाता है कि एक अप्रूवल बजट को दिया जाता है और उसके बाद 11 बजे वो बजट जो है पेश करेंगी। खुद 7 बार पेश कर चुकी हैं और अब ये तमाम जिस तरह की जो कयास का आप जिक्र कर रही हैं। अब देखिए, हमने साड़ी का जिक्र किया, अक्सर होता है कि क्या खास है, कभी उनकी साड़ी में लक्ष्मी जी की वो मूर्ति बनी होती थी, जिसे कहते हैं कि उनकी आकार बना होता था। तो इस बार जो ये व्हाइट साड़ी में जो पाड़ है दूसरे कलर का, जो पर्पल रेड कलर जिसे कहते हैं, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और फिर हम मुद्दे पर आएंगे इसलिए क्योंकि अगर आप बंगाल में जाएंगे तो फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, खुशी के मौके पर। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में नई शुरुआत के समय सफेद साड़ी इस तरह से पहनी जाती है जब कोई नई शुरुआत होती है। और वो साउथ में जाएंगे तो साउथ में कोई भी पाक काम, मतलब कोई भी बहुत अच्छा पूजनीय काम होता है तो इस तरह की साड़ी पहनी जाती है। तो इस साड़ी का बहुत ज्यादा मेजर सिग्निफिकेंस है, अक्सर हम जोड़ के ऐसा देखते हैं। अब बात है कि इस बजट का क्या मायने है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि 2014 में 282 वाली सरकार का बजट था, 2019 की बात करें तो 303 वाली सरकार का बजट था, और अब ये 240 वाला बजट होगा। अब हमने ऐसा क्यों कहा? देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो 2047 का है, या अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था पर ले जाना है 5वीं से, और जाहिर तौर पे हम उस तक पहुंचने के लिए हर साल का जो बजट है और उसके बाद जो हमारा आय, व्यय, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीजें उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें जो विदेश के साथ हमारा निवेश है, हमारा जो उनके साथ जो बिजनेस है, वो सब कुछ अहम भूमिका निभाता है। लेकिन ये वाला बजट
3-4 फैक्टर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। पहला जो श्वेता आपने कहा, क्योंकि ये 3.0 वाला पहला बजट है, जाहिर तौर पे इसमें कहीं ना कहीं एक वो छाप होगी जो नरेंद्र मोदी की कल्ट को नजर आता है। नरेंद्र मोदी जिसमें वो किसानों को लेकर, आधी आबादी को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर, युवाओं को लेकर, जहां एक तरफ नीट को लेकर, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर तमाम तरीके की बातें हैं, वहां शेयर मार्केट का इतना बड़ा उछाल जाहिर तौर पे अच्छे संकेत देता है। लेकिन इसके इतर जब आप खर्च व्यय आय की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर, क्योंकि इन्फ्लेशन है, फिस्कल डेफिसिट है, पुराना उधार है, तमाम चीजों को देखते हुए करना है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बड़ा खर्च करना है, जिसका संकेत पहले भी कई बार मिल चुके हैं। सोलर पे आपको बड़ा खर्च करना है, सड़कों के नेटवर्क पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप मिडिल क्लास को केटर करना चाहते हैं, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, हालांकि वो बहुत कम परसेंटेज है। मैं एक बार फिर कहूंगी, इस बात का जिक्र हो रहा था कि अगर हम मिडिल क्लास के टैक्स स्लैब का जिसकी उम्मीद अभी लगाई जा रही है, उसमें 2.09 CR लोग ही हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। उसमें से भी 3% लोग हैं जो केवल 10 लाख तक का टैक्स देते हैं। हाँ, और ITR जो रिटर्न भरते हैं वो 7 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो ये बहुत कम है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स बहुत बढ़ चुका है, तो बहुत सारी ऐसी हैंड इन हैंड चीजें, इसलिए शायद बजट को डिकोड करने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर उम्मीदों की बात करें, जैसा मैंने 240 आंकड़ों की बात करी, जब हम 240 आंकड़ों की बात करते हैं और थोड़ा इसमें राजनीतिक लिहाज से देखते हैं, तो जाहिर तौर पे जो TDP है वो उनको पूरा अपना कैपिटल सेटअप करना है। उनकी क्या डिमांड है? ये भले ही है कि आप नहीं दे सकते हैं स्पेशल राज्य का दर्जा, पर उसमें आने वाली कुछ फैसिलिटीज या कुछ घोषणाएं तो हो सकती हैं। ठीक वैसे ही बिहार को क्या उम्मीदें हैं? जाहिर तौर पे इसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज जाएंगे, क्योंकि वहीं विपक्ष कोशिश कर रहा है कि जो एकजुटता है उसमें कहीं ना कहीं दरार है, जैसे कि कांवड़ियों वाले मुद्दे पर बयान आना। जो आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार की विशेष राज्य का दर्जा, इनकी डिमांड हमेशा से रही है, जो कि क्लियर हो चुका है कि वो नहीं हो सकता है। लेकिन इससे इतर दूसरी तरफ से हम क्या कुछ इस राज्यों को दे सकते हैं, वो देने की कोशिश रहेगी ताकि नाराजगी ना हो, साथ बरकरार रहे, क्योंकि अब तो ये भी देखना है साथ साथ। देखिए, बजट एक बहुत नाजुक और बहुत ही बैलेंस चीज है, जहां पर एक तरफ मैसेज भी देना है आपको, देश भर की जनता को, कि मोदी 3.0 इज बैक, या इस तरह से कहें कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की योजना, मोदी की गारंटी, उसकी छाप नजर आनी चाहिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है और हमारा ग्रोथ भी जो अच्छा है, उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा। और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेगा। सर, एक चिंता इन्फ्लेशन को लेकर। अदिति, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी दिखाना जरूरी है। अदिति। बिल्कुल, अभी तो रिएक्शन आ रहे हैं और बाद में आपको पूरे की पूरी रिएक्शन आएगा एकजुटता में कि बजट बहुत जबरदस्त था। और ऐसे में जरूरी है कि देश में मैसेज जाए कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को समझते हुए हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है, और हम जब बजट के बाद जब डिकोड कर रहे होंगे श्वेता, तब हम यही बात करेंगे कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है, गिफ्ट जिसकी उम्मीदें हैं, विश लिस्ट हैं। तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ऐसे में बैलेंस भी बना के रखना है हमको, वो अर्थव्यवस्था में जो सीढ़ी चढ़नी है उसकी तरफ भी आगे बढ़ना है हमें, और भी तमाम चीजें देखते हुए, सरकार के पिटारे में कितना पैसा है और कैसे खर्च होगा, जैसे आय व्यय कहते हैं, तमाम चीजों को देखते हुए राजनीतिक लिहाज से क्या मैसेज देना है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष आक्रामक है, विपक्ष बात करता है महंगाई की, विपक्ष बात करता है बेरोजगारी की, विपक्ष बात करता है युवाओं की, नीट की, तो उन बातों को यहाँ पर बजट के माध्यम से कटाक्ष करना, 20 घंटे का समय दिया है चर्चा के लिए, तो ऐसे में विपक्ष नए नए मुद्दों को लेकर जाहिर तौर पे बजट की चीजों को लेकर आएगा, तो एक वेल बैलेंस्ड बजट होगा। लेकिन अंततः बात यह है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो हम इसको इकोनॉमिक लिहाज से, आपने इकोनॉमिक सर्वे को भी देखा, उसमें बहुत कुछ चीजें बताई गई हैं, उस लिहाज से हम ये देखते हैं कि हम कैसे पायदान दर पायदान
उस चोटी पर पहुंचे जहां पर विश्व के स्थान पर भारत और ऊपर उठ रहा है अपने बजट खर्च के या इस इमेज से, क्योंकि हमें इसमें बैलेंस देखना है, क्योंकि ये जो बजट है और इसका जो पूरे साल भर का बजट जो चलता है उसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, शेयर मार्केट इन्फ्लुएंस करता है, तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कैसे उछाल आने वाला है बजट के बाद और शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। ये सब सोच समझकर, ये बहुत टेक्निकल और इशू है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इमोशंस भी दिखेंगे, हर वर्ग को साधते हुए भी दिखेंगे और इसलिए इंतजार है, इसलिए इंतजार भी बढ़ता जा रहा है कि आखिर इस बजट में वाकई में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है और किस तरह से सबको साधने की कोशिश भी की जाती है। बहुत शुक्रिया अदिति, वापस आपका रुख करेंगे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए चर्चा का रुख आगे बढ़ाते हैं। राजेश कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे मैं जवाब लूं उससे पहले, क्योंकि नितिन को ब्रेक में जाने से पहले मैंने रोका था। नितिन, आप अपनी बात देखिए, अभी मेरे साथी ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डीजल और पेट्रोल के रेट क्या है, रुपया और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है, बेरोजगारी दर क्या है। आपको रोकना चाहेंगे, राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जो सेविंग्स है, जो पहले कभी 36% होती थी कि प्राइवेट सेक्टर बचा के अपने में निवेश करता था, आज वो कहा 27% पे पर कैपिटा इनकम में आज G20 देशों में सबसे नीचे है। इवन इंडोनेशिया भी हमसे आगे। चाइना से इंपोर्ट कितना बढ़ा, चाइना से इंपोर्ट कितना बढ़ा, लोन कितना बढ़ गया, किसानों का कर्ज कितना बढ़ गया, आज महंगाई कितनी बढ़ गई, आज बचत कितनी कम हो गई, आज शेष चार्ज कितना बढ़ गया, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना बढ़ गया, और जो कर्ज के झूठा आंकड़ा, कर्ज का जो आंकड़ा है सरकार में सुने ठीक है, आप कह रहे हैं जीडीपी ये नहीं बताएंगे, बताइए एक बात बताइए, ऐसे कैसे पहले बताइए। नितिन जी एक मिनट रुकिए, शांत हो, शालिनी जी एक सेकंड। किसी भी आंकड़े को तभी वेरीफाई कर सकते हैं जब कंपेयर करेंगे। आप प्रति व्यक्ति आय पूछिए, मैं बता रहा हूँ, आज जो दाल दूध और इनके ऊपर 1% टैक्स सीधा टैक्स है, कृषि उपकरणों पे टैक्स नहीं था, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। यूपीए की सरकार में प्रति व्यक्ति आई थी, बताइए ना। चलिए तुलना दोनों के 10 साल ऊपर हो गए। जीडीपी प्रधानमंत्री जी का इस बजट के आधार पर भी उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम बढ़ेंगे, यह सबकी हमारी आशा है। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आप सुनिए नितिन सारस्वत जी, एक मिनट आप दोनों एक मिनट शांत हुए। आप दोनों ने अपने अपने आंकड़े पेश किए। राजेश कोठारी जी हमारे साथ हैं, आपने 10 साल यूपीए के भी हुए, 10 साल एनडीए के भी हुए। बिल्कुल ठीक है, आपने जब कंपैरिजन करो तब आपको पता चलता है कि किसने क्या बेहतर किया। लेकिन सुनिए ये बता नहीं पाए, कांग्रेस के प्रवक्ता बता नहीं पाए। चलिए नितिन सारस्वत 86,000 थी प्रति व्यक्ति आय, 86 फिर गलत बोल रहे हो। आप नितिन सारस्वत एक मिनट नहीं सुनिए बस शैलेंद्र जी कितनी थी और आज कितनी है, जानकारी है नहीं। नितिन सारस्वत जी एक मिनट शैलेंद्र जी एक सेकंड शैलेंद्र जी मेरी बात सुनिए शैलेंद्र जी नहीं सुनिए एक सेकंड बस नितिन जी एक सेकंड। राजेश कोठारी जी नितिन सारस्वत एक मिनट बात सुनिए। जब आप लोग को मौका दिया था, वक्त दिया जाता है, तब आप लोग नहीं एक सेकंड नहीं में चिल्लाने का काम मैंने एक बार भी नहीं किया। ठीक है, शांत किया ना इनको, सुने यहाँ यूपी एनडीए की बात नहीं हो रही, यहाँ आज के पेश होने वाले बजट की बात हो रही है। और इसलिए पहले नितिन सारस्वत एक मिनट वापस लौटेंगे, वापस रुक करेंगे आपका, वापस आपका रुक करेंगे। एक बार बात सुनिए, चर्चा ऐसे नहीं होती नहीं शैलेंद्र नितिन सारस्वत आप बात नहीं सुनिए कैसे? एक मिनट रुकिए, आपको नहीं वक्त आपको दिया नहीं अभी नहीं, दूसरे गेस्ट नहीं बिल्कुल। राजेश कोठारी जी एक सेकंड, राजेश कोठारी जी बस इन्होंने क्या झूठ बोला यूपीए के टाइम? नितिन जी ले रहे ना जवाब, राजेश जी से ले रहे। नितिन सारस्वत जी बात सुनिए, ऐसे चिल्लाने से होती, चिल्लाने से चर्चा नहीं होती, ऐसे चिल्लाने से चर्चा नहीं होती। नितिन सारस्वत पढ़े लिखे नहीं, ये ऐसे देखिए, ये प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते। नितिन सारस्वत दूसरे गेस्ट में अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे गेस्ट की बिल्कुल चर्चा नहीं कर सकते। नहीं
अगर आप दूसरे गेस्ट की भी बार बार उनका नाम ले रहे हो, उसके बाद आप बोलते जा रहे हैं। बीच में किसने बोलना शुरू राजेश किया? कोठारी जी सर, सवाल ये, क्योंकि आर्थिक आधार पर हम बात करें इस बजट का। ओके सर, वो माइक ले लीजिए आप सर, माइक ले लीजिए। हेलो, नहीं ये काम कर रहा है, वहां से कनेक्ट है वो। राइट। राजेश जी, क्योंकि हम इस बजट की बात करें, सबसे पहले तो इस बजट का बजट क्या है और कैसे ये जो दावे किए जा रहे हैं उस आधार पर क्या देखें? श्वेता जी, मैं इस चैनल पे कितने सालों से लगातार आ रहा हूँ, पर जो बहस का स्तर जो गिरा है मेरे सामने, ये अशोभनीय बात है जी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, क्या अपनी बात ढंग से और शांति से नहीं कर सकते? हम आपसे सहमत हो या ना हो वो मेरी चॉइस है, पर ये चीखना चिल्लाना क्या शो करता है कि हम दिमाग से आज भी पैदल हैं क्या? किससे बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? रही बात, सो आई कंडेम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ये शायद मेरे पहली बार इस तरह का पैनल देखा है कि जो लोग चीख क्यों चिल्ला रहे भाई, अपनी बात करो, शांति से बात करो, और जो बात करो लॉजिकल बात करो। जब हम अब बजट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैक्रो इंडिकेटर हम जितने भी काउंट करते हैं, फिजिकल डेफिसिट की बात कर सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर सकते हैं, सीएडी की बात कर सकते हैं, वो सब सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ठीक है ना? ग्रोथ की हम बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ की आप बात कीजिए, ऑल इम्प्रेसिव। ठीक है, पर अब चुनौती हमारे सामने क्या है कि इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी जिसकी बात कोई खुले मन से नहीं करता, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और खास करके आम व्यक्ति जिसमें आप हम सब शामिल हैं, उसके बारे में कोई सरोकार किसी को नहीं है। सो तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि मैक्रो इंडिकेटर्स आर इंडीड इंप्रेसिव। आप ग्लोबल देख लीजिए, उसके मुकाबले हिंदुस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे आज की तारीख में है। पर मैंने कहा ना, आप ग्लोबल की बात कर रहे हैं, आप लोकल की बात नहीं कर रहे, आप उन गांवों की बात नहीं कर रहे। क्या सरकार की मजबूरी कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 साल तक खाना दे रहे हो? क्यों दे रहे हो भाई? क्योंकि हम उनके लिए सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। एक्सेप्ट दिस फैक्ट। दूसरी बात हमें समझना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। वाई? तो वी कैन प्रोड्यूस। अब सबने कोशिश करेंगे। तीसरी बात ये हम कोशिश करते हैं कि जो महंगाई की हम लोग बात करते हैं, महंगाई का जो दंश है वो बहुत गहरा है। और आपको मैं फिर कह दूं कि सरकार ने एक बहुत अच्छा है, बुरा है मैं नहीं जानता, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर ही बदल दिया। यानी जो 2012 था उसकी जगह हम 2024 से महंगाई को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो 5.6 की जो सीपीआई मानते हैं वो शायद अगले महीने में आपको 2-3% आपको नजर आएगी। सो तात्पर्य यह है कि अभी भी बहुत से इश्यूज हमारे सामने हैं। नंबर 1, सरकार ने कहा कि हम 80 लाख नौकरी पैदा करेंगे। 8 महीने आपके बचे, 80 लाख का मतलब ये हुआ हर महीने 10 लाख नौकरी आप जनरेट करेंगे। पिछले रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, 1 करोड़ की नौकरी देने वालों ने कितनी नौकरी दी, ये सबको मालूम है। फिर और समझ कोशिश करिए कि नौकरी देने का दारोमदार किसके ऊपर है? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है। सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर शुड कम अप, शुड राइट टू द ओकेजन। वो कहां से देगा आपको? ठीक है, 3300 कंपनियों का सर्वे बताता है कि उनके प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट जनरेटिंग एडुकेट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये सारी कंपनियां जितनी हम लोग मानते हैं ये सब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, जिसमें एआई की बोल सकते हैं या मशीन लर्निंग बोल सकते हैं। वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि साहब हम कहते हैं मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो आपको वो पैकेज देना पड़ेगा जिससे देश आगे बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने के लिए बजट डिक्लेयर किया जाता है। उसी कंटिन्यूएशन में इस बार भी बजट की घोषणा हुई। आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत लंबे समय तक एक मध्यम वर्गीय परिवार को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। और ये अर्थव्यवस्था का वो आधार है कि अगर आप जिसकी उपेक्षा करी, हो सकता है पूरा मार्केट ड्रिवन सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाए। क्योंकि इकोनॉमी में आज जो प्रॉब्लम क्या है, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, कंजम्पशन के रेट आपकी नहीं बढ़ रही है। सो उपभोग नहीं बढ़ेगा तो उत्पादन का कोई मतलब नहीं रहता। सो इशू नंबर 1, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट दैट वी हैव टू क्रिएट। इशू नंबर 2, प्राइस राइज टू बी कंट्रोल। और हाँ, हम जरूर ये मानते हैं, पर एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जो फॉरेक्स है उसका 94% तो हमारा फॉरेन डेट्स है। यानी कल कुछ हो जाए तो हमारे पास में सस्टेनेबल फॉरेक्स भी हमारे पास में आज की तारीख में नहीं बचेगा। सो जो बाहर से जितना अच्छा दिखता है, काश अंदर से उतना अच्छा हो, तो निश्चित रूप से देश बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। रोजगार, निवेश, शिक्षा एंड स्वास्थ्य, सरकार ये कहती है कि अब हम एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का गैप कम करेंगे। 10 साल में गैप कम हुआ है, बढ़ा है, सबको मालूम है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, सबके आंकड़े हमारे सामने हैं। सो एक ऑब्जेक्टिव हम चीज को देखें
बहुत बड़ी बात करने से बेहतर ये है कि ग्रास रूट पे सरकार काम करे, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे और जो जहां है उसको वहीं रोजगार देने की कोशिश करे, जनरेट करेंगे तो शायद बढ़ता हुआ जो अर्बनाइजेशन वो भी आपका कंट्रोल होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो प्रॉब्लम हमारे देश की क्या है, वो जो मेजर पॉपुलेशन का जो फिगर है वो आपका कंट्रोल होता जा रहा है। जितनी नौकरी आप जनरेट नहीं करते उससे ज्यादा हर साल नौकरी मांगने वालों की एडिशन में हो जाता है। सो सोशियो इकोनॉमिक आपको प्योर इकोनॉमिक मैटर्स आपको फोकस करना पड़ेगा। रही बात, अब आप बैंकों की हालत देख लीजिए, आज बैंकों के पास डिपॉजिट्स नहीं है सर, क्योंकि सब लोग शेयर मार्केट में भाग रहे हैं, ठीक है ना। सो तात्पर्य कहने का सर 213 लाख करोड़ का डिपॉजिट है साहब, 70 लाख करोड़ का डिपॉजिट था 2014 के पहले, आज 213 लाख में ये फर्क तो है, पहले शेयर मार्केट में इतना इंटरेस्ट है, अब शेयर मार्केट में लोग पैसा, लोग कहते हैं कि एफडी वगैरह में इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बढ़ रहा है, दोनों के अंदर बढ़ रहा है। शेयर मार्केट के अंदर भी 18 करोड़ डीमेट अकाउंट है। हाँ क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आज डिपॉजिट देखिए, आप देखिए 212 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट है। आज ही भास्कर के अंदर आइए, ठीक है वापस आपसे लेंगे ना, इस पर जवाब लेंगे आपसे। राजेश जी नहीं राजेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि ब्रेक लेना है। आते नहीं है, मैं झूठ की हकीकत बता रहा हूँ ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आते नहीं, आते तो झूठ बोल के बोलते हो ना। नहीं सुरेश जी एक सेकंड, झूठ बोलते हो, अच्छा नहीं लगता। एक सेकंड वो एक्सपर्ट है, वो पार्टी से नहीं है। 213 लाख करोड़ का सुरेश जी वो एक्सपर्ट है, वो पार्टी से नहीं है कि आप सच झूठ बोलेंगे। वो जो हकीकत है वो बताएंगे, उनका क्या फायदा नुकसान इसमें। हाँ दिए ना, दिए 2017 से लेके 2022-23 तक 14.5 करोड़ दिए, 4.5 करोड़ खबर ले लेते, इसका वापस चर्चा को आगे बढ़ाते। सुरेश एक सेकंड, श्वेता जी अगर ये बीच में बोले मैं छोड़ दूंगा डिबेट आपकी। I just cannot be part of this nonsense. लेकिन मैं इनको रोक सकती हूँ राजेश जी, मैं इनको रोक सकती हूँ और आपकी बात पूरी कर सकते हैं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए बजट 11 बजे आएगा, आप अपनी बात रख सकते हो, हर कोई आप अपनी बात रख सकता है और पार्टी की बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई अपने अलग अलग फील्ड से, सुरेश जी क्यों झूठ बोले, उस पर आप जवाब ले लीजिए, उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। राजेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। एक अहम खबर है